अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया तो बन गया और 24 घंटे में इस देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। क्या है ये इंडिया अलायंस और क्या है इसकी ताकत? और एनडीए भी एग्रेसिवली सामने आ गया है। अरसे बाद एनडीए की बैठक भी हुई और इंडिया एजेंडा पर चर्चा भी हुई। तो क्या है ये इंडिया अलायंस? इसके मुद्दे क्या हैं? ये बीजेपी से लड़ेगी कैसे? और उस पर भी बात, क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाकर इनमें सीट शेयरिंग कैसे होगी? ये अलग अलग लड़ेंगे, बाद में इकट्ठा होंगे, या पहले इनकी सीटें तय हो जाएंगी? क्योंकि ये 2024 का चुनाव विपक्ष यूँ लड़ रहा है कि डू और डाई, करो या मरो। इसके अलावा विपक्ष के पास विकल्प नहीं है कि बीजेपी से इस मोर्चे पर वो लड़ाई करे। आज की हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, इस देश की राजनीति में 24 घंटे के अंदर बड़ी ही उथल पुथल देखने को मिली है। विशेष तौर पर तब जब अपोजिशन के अधिकांश दलों ने 3/4 के आसपास के अपोजिशन की पार्टीज़ ने मिलकर एक अलायंस गठित कर लिया है और इस अलायंस का नाम है इंडिया अलायंस। क्या है ये इंडिया अलायंस? ये इंडिया अलायंस बहुत ताकतवर है। कैसे? 15 राज्यों में तो 11 राज्यों में इनके पास सरकार है, यानी चीफ मिनिस्टर हैं। ये एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और इनकी ताकत कश्मीर में भी है, इनकी ताकत तमिलनाडु में भी है, इनकी ताकत बंगाल में भी है और इनकी ताकत पंजाब में भी है, यूपी और बिहार में भी है। तो क्या ये सब इकट्ठे होकर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को रोक पाएंगे? विपक्ष के लिए ये अंतिम अवसर की तरह है। अपोजिशन की सभी दलों को लगता है कि ये अंतिम विकल्प है। अब की चूके फिनिश, फिर बीजेपी हमेशा के लिए सत्ता में। तो विपक्ष इस बार 14 और 19 जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता। तो विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडिया और इसमें अधिकांश वो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अपने अपने इलाकों में लड़ रहे हैं और आपस में भी लड़ रहे हैं। ये खूबी है। इस देश की राजनीति में पहली बार अलग अलग और विपरीत विचारधारा के दलों और नेताओं का, मुझे लगता है कि ये पहला महाजमावड़ा है। क्या ये टिक पाएगा? क्या ये मुद्दों के आधार पर, क्या ये कार्यक्रम के आधार पर और क्या ये सीट शेयरिंग के आधार पर डटे रह पाएंगे और बीजेपी का मुकाबला करेंगे? और बीजेपी क्या आज की परिस्थिति में ही इनसे चुनाव लड़ेगी या बीजेपी कुछ ऊर्जा पैदा करेगी तब इनसे मुकाबला करेगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के समक्ष पिछले 10 सालों की ये सबसे बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस प्रस्तुत करने जा रहा है। सफल होता है, नहीं सफल होता है, ये जनता पर निर्भर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती मुकाबिल है। तो बीजेपी क्या करेगी? शांत होकर नहीं बैठेगी, लड़ेगी और करारा जवाब देगी। कैसे? बीजेपी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है कि ऑल ऑफ सडन ये सारा अपोजिशन इकट्ठा हुआ और बीजेपी को हरा देंगे। मिशन इम्पॉसिबल। कैसे? 332 सांसद हैं जिसमें 300 अकेले बीजेपी के पास हैं। 15 राज्य में सरकार है। 111 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के भीतर हैं और ताकतवर प्रदेशों के इनके पास चीफ मिनिस्टर्स हैं। बीजेपी को यूं हराना, और बीजेपी की जो सबसे बड़ी खासियत है संगठन, विचारधारा, कार्यक्रम और नेतृत्व। हो सकता है कि तमाम लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन एक विचार है बीजेपी का, एक नेता है, एक कार्यक्रम है, वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। 14 में भी दिया, 17 में भी दिया, 19 में भी दिया, 22 में भी दिया। तो विपक्ष अपने मैंडेट का इस्तेमाल क्या बीजेपी के खिलाफ कर पाएगा और क्या वो जनता से वो जनादेश लाने में सफल होगा? और क्या खामोशी के साथ राहुल गांधी का नेतृत्व
इन सब दलों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन 4 बड़े लोग अब भी 5 कहीं नहीं है। कैसे? मायावती ने आज साफ कर दिया कि हमको अपने में ना गिनो, न तुम गिनो न तुम गिनो, हम अकेले हैं। हाथी किसी का साथी नहीं है, अकेले लड़ेगा। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक अकेले हैं। आजकल केंद्र की नीतियों की थोड़ी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों के साथ नहीं है। के चंद्रशेखर राव जो खुद पूरे देश में घूम के अलायंस बना रहे थे, अकेले अपने घर पे हैं, न वो इनके साथ गए न उनके साथ आए। जगन मोहन रेड्डी साइलेंट है, चंद्रबाबू नायडू साइलेंट है। तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये 4 छत्रप, ये सब चीफ मिनिस्टर हैं और ये सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में मसीहा हैं, और इनके क्षेत्र में तो इनकी आंधियां चलती हैं, वहाँ कोई नहीं टिक पाता। ये किसके साथ जाएंगे? तो मेरा ये मानना, ये उसके साथ जाएंगे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता दिखाई देगा। जिसका दिल्ली में झंडा होगा, उसकी अधीनता स्वीकारने में इनको किसी को एतराज़ नहीं है। ये जाएंगे उधर, बशर्ते गद्दी की तरफ जो तेज़ी से बढ़ता दिखाई देगा, ये उसका साथ देंगे। अब आते ही सवाल सीट शेयरिंग की। तो इंडिया में सीट शेयरिंग कैसे होगी और एनडीए में सीट शेयरिंग कैसे होगी? एनडीए भी यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर मामला पेचीदा फंसेगा। क्यों? अपना दल की भी आकांक्षाएं जग गई हैं, जयंत उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की भी जगेंगी, और वो तो वैसे भी अपने बयानों और अपने निगोसिएशन के लिए पूरे देश भर में विख्यात हैं। निषाद पार्टी क्यों पीछे रहेगी? बीजेपी अगर और भी अलायंस पार्टनर बनाती है तो उनका हिसाब किताब कैसे करेगी? उसी तरह उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को लेकर भी मामला फंसेगा। किसके बीच? मुख्यतः समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ आए तो फिर जयंत के बीच, और भी छोटे छोटे दल हैं, उनका भी सीट शेयरिंग का मामला फंसेगा। तो कैसे निपटा जाएगा इन सब से? कोई फार्मूला है या बस बढ़ते चलो, लड़ते चलो, जहां तक पहुंचो? कुछ बयान सुने। 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसीलिए ये नाम चुना गया। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। देख रहे ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम। तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उससे परेशान हैं लोग, तो और कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मीडिया पर कब्जा है ना, तो इसीलिए ना प्रचार करेंगे। हम तो आपको कह चुके हैं कि इस बार 24 के बाद आप लोग फिर स्वतंत्र होकर के एक बात लिखिए। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है। जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार एमआईएम से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, अनुराग मिश्रा आम आदमी पार्टी, अमिताभ भूषण जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और अमिताभ भूषण, अंशु अवस्थी कांग्रेस से भी हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। मनीष शुक्ला जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और ये समझना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ एक अलायंस बना है इंडिया, और मैं देख रहा हूं कि इंडिया का गठन जब से हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ये अटैक कर रही कि इंडिया शब्द गलत है। आपको इनके इंडिया होने पर इतराज है या फिर आप इनके मुद्दे के आधार पर विरोध कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 2024 के चुनाव में
केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के काम और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो काम है डबल इंजन की सरकार, उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाएगी। और कुछ ज्यादा नहीं करना है ब्रिजेश जी। 2019 में उत्तर प्रदेश में हम 50% से ज्यादा वोट ले चुके हैं। इसी परफॉर्मेंस को बनाए रखना है और पूर्वांचल में जो थोड़ा हम लोग का नुकसान हुआ था पिछली बार, वो इस बार ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के साथ आने के नाते से पूरा हो जाएगा। जो हमारा लक्ष्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वहां उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 80 सीटों का हो, वो उस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश में हम प्राप्त करेंगे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो आप बता रहे हैं कि आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, पश्चिम में आपका सब ठीक है या कोई चाहिए साथ में आपको? देखिए ब्रिजेश जी, मैंने कहा ना कि 80 सीट पे हम काम करेंगे और 80 की 80 सीटें हम कंट्रीब्यूट करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जब प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार देश में बने तो उत्तर प्रदेश का 100% सहयोग हो, इसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। हमने जो काम किया इसको रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम गांव-गांव, घर-घर, गली चौराहों पर जा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से हम अपना काम कर रहे हैं। अरे अकेले तो लड़ेंगे नहीं ना मनीष जी, अपने गठबंधन के दलों को बांटेंगे भी तो सीट। बिल्कुल, हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमारे साथ रहता है उसके सम्मान के साथ अपने गठबंधन में रखते हैं। और आपको भी ध्यान में होगा 14 और 19 में हमारे पास इतनी सीटें थी केंद्र में कि हम अकेले सरकार बना लेते, लेकिन जो लोग हमारे साथ प्री पोल अलायंस में थे उन सबको सम्मान सहित मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया गया। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पे उनका भी स्थान सुनिश्चित किया गया। आपने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के आने से आपको बड़ा फायदा हुआ और जो आपने नुकसान उठाया था अब उसकी भरपाई हो जाएगी। राजभर को हिस्सा भी बड़ा चाहिए, आप तैयार हैं ना देने को? देखिए, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता, नीति और नियत तीनों तय है। इसलिए जहां ये तीनों चीजें तय होती हैं वहां सीटों के शेयरिंग को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तो वहां होगा जहां कांग्रेस की अगुवाई में 26 दल एकत्रित हुए हैं। लेकिन अभी सीताराम येचुरी जी का बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे नहीं, बंगाल में तो ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस प्लस लेफ्ट होगा। तमाम राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में जो लोग एकत्रित हुए हैं उनको कांग्रेस से ही लड़ना है, तो समस्या उनके साथ है। उनसे हमको लगता है सवाल पूछना चाहिए कि उनके यहाँ सीट शेयरिंग कैसी होगी। ये चुनौती है आपके सामने इंडिया अलायंस? देखिए ब्रिजेश जी, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी तो मेयर और सभासद का चुनाव भी गंभीरता से लड़ता है। ये तो देश का चुनाव, देश के भविष्य का चुनाव। और निश्चित रूप से हम ये नहीं देखते कि हमारे सामने कोई मजबूत है कि कमजोर है। हम पूरी ताकत से लड़ते हैं, क्योंकि भारत का सवाल है, भारत के भविष्य का सवाल है और भारत के विकास का सवाल है। तो हम पूरे मजबूती से लड़ेंगे, कोई भी सामने हो हम उतने ही मजबूती से उनको। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी शुक्रिया आपका। आपके नेता यानी समाजवादी पार्टी अलायंस करके अभी इंडिया अलायंस से लौटी है। आप अलायंस तो करके आ गए जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस अलायंस का क्या फॉर्मेट होगा, क्या सीट शेयरिंग होगी, क्या उनके साथ आप जाना पसंद करेंगे जो आपको सांपनाथ और नागनाथ कह रहे थे? मैं जिक्र करना चाहूँगा कांग्रेस का। जी देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या जनता के बीच जा करके एक बात को लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना समाजवादी पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है और हम सब लोग संकल्पित हैं। ये मोर्चा तो आज बन करके सामने आया है। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जब तक नहीं रुकेगा तब तक दिल्ली से ये लोग नहीं हटेंगे। लेकिन अब तो लगभग साफ हो गया है, जो हमारा अलायंस बना है, जो इंडिया है, वो इंडिया अलायंस नाम है, लेकिन उसका मकसद सच वाले इंडिया को बचाना है, उस भारत को बचाना है जहां तिरंगे के लिए खेलने वाली बेटियों के साथ बदसलूकी होने के बावजूद उन लोगों को बचाया जा रहा हो सरकार के माध्यम से
जिन लोगों को सजा होनी चाहिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह करके जी, 700 मैं आपकी लोगों बातों से सहमत हूं, आपके 700 मुद्दे ठीक है, आप किसानों की अपने जान मुद्दों ले पर लेने वाली लड़ेंगे, सरकार। बट मुझे बताइए जी। कि उत्तर प्रदेश में इस अलायंस में फिर तो कांग्रेस भी आ गई ना, अब कल से आप लोग तो कांग्रेस के पार्टनर हो गए, तो उत्तर प्रदेश में इनके साथ क्या फार्मूला बनेगा आपका? अब तो लड़ना साथ में ही है, आप खुद तय करके आए। ठीक बात है। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि ये जो इंडिया मोर्चा है, जो गठबंधन है, ये पूरे देश में लड़ेगा, हर राज्य में लड़ेगा, हर सीट में लड़ेगा, और हर राज्य हर सीट में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। और देखिए, जैसे ही ये इंडिया मोर्चा बना, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट देख लीजिए। अभी तो सिलसिला शुरू होगा, अभी तो जो ये दो इनकी पार्टियां हैं, हालांकि वो सरकारी पार्टियां हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो वही दो पार्टियां हैं जिन्होंने इनके 38 दल पूरे किए हैं। वो ईडी सीबीआई है, वो लोग पूरे कर आप मुझे रहे हैं। बताओ इनके कि साथ कौन कांग्रेस खड़ा के है? साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था आपका कि सीट शेयरिंग पैटर्न क्या रहेगा? हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मोर्चा 80 की 80 सीटें जीतने के लिए लड़ेगा। क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, कैसे हम हरा सकते हैं, कौन हरा सकता है, कहां हरा सकता है और किस तरीके से हरा सकता है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। आज ये आपने, हमारे उम्मीद नेतृत्व करता हूं कि अखबार को निश्चित फैसला पढ़ा लेने होगा, का वो उसमें है। एक खबर छपी हुई कि कांग्रेस के जितने भी जी। पूर्व प्रत्याशी हैं वो इस अलायंस को अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस तो खामखा आप ही के पीछे पड़ी हुई है। नहीं, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी कर रहे होंगे, सोनिया जी तो नहीं कर रही हैं, राहुल जी तो नहीं कर रहे हैं, खड़गे जी तो नहीं कर रहे हैं। सवाल इस समय चुनाव का नहीं है ब्रजेश जी, सवाल इस समय देश को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, किसानों के सम्मान को बचाने का है। जी, जो सीमा पर खड़ा जवान है उसके मान सम्मान का तो चुनाव आप है। एक लाइन में क्यों मान नहीं कह सम्मान का देते चुनाव है कि पीडीए सीट का। शेयरिंग पैटर्न पर क्या पिछड़ा, होगा, दलित, आगे डिस्कशन हो अल्पसंख्यक, जाएगा। मुसलमान। एक लाइन में आप बात खत्म कर सकते थे, तो आप ही तो बात फैला रहे हैं। एक लाइन में आप कह दीजिए कि आगे डिस्कशन होगा। नहीं, हम फैला नहीं रहे। नहीं, डिस्कशन तो हो चुका है लगभग। कितनी सीट पे आप लड़ रहे डिस्कशन में हो? यह तय हो गया है कि भाजपा को हराना है, ओके, हर सीट पर हराना है। तो ये तो हमारा नेतृत्व और जो गठबंधन का नेतृत्व बनेगा वो तय कर लेंगे कौन कहां लड़ेगा। लेकिन मनीष हम ये शुक्ला कह की सकते बातों हैं से आपने एक इंडिया तथ्य देखा, पूरे देश में ओम लड़ेगा, प्रकाश हर राजभर के सीट पे आने से इनका ईस्टर्न यूपी मजबूत हो गया। मैं केवल भाजपा के प्रवक्ता के बारे में यही कहूंगा कि डबल इंजन की बात कर रहे थे। डबल इंजन ने किसानों के लिए क्या किया, डबल इंजन ने पिछड़ों के लिए क्या किया, डबल इंजन ने दलितों के लिए क्या किया, डबल इंजन ने मुसलमानों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया। क्या ये महंगाई पे बात करना चाहते हैं, क्या भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हैं, क्या बलात्कारियों पर बात करना चाहते हैं? सर, और पियरका अगर नहीं चाचा वाले बात पे आप करना बोलना चाहते नहीं हैं, चाहते हो, मुझे उस देखिए, पे बताओ सर। नहीं, हम आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। ब्रजेश जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, शांत नहीं बैठेगी। शांत तो 1857 से लेकर के 1947 तक गोरे अंग्रेज भी नहीं बैठे थे, लेकिन उनको भागना पड़ा ना। थैंक यू सुनील जी। तो जो देश के संसाधन बेच रहे शुक्रिया। हैं, जो संविधान अंशु को नहीं अवस्थी। मान रहे हैं, जो लोकतंत्र को धन्यवाद। खत्म कर रहे हैं, जो बेटियों के आबरू को लूटने वालों को Thank सम्मान you, दे सुनील रहे हैं, जी। उनको 24 में तो भागना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु, आपने अभी नगरीय चुनाव जो अभी हुए थे उसके ठीक फौरन बाद आपने खुद एक स्टेटमेंट दिया था इसी चैनल पर मेरे साथ डिबेट पे। आपने समाजवादी पार्टी को सांपनाथ और नागनाथ कहा था और आपने स्वयं ये बात कही थी। आप कहेंगे तो वो बयान निकाल कर आपको दोबारा सुना देंगे। क्या आप अपने बयान के लिए को वापस लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं, या अपने बयान पर कायम हैं? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही थी और हम अपना चुनाव लड़ रहे थे। अब इस तरीके से तो ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि वो तो पराकाष्ठा के उस पार था। तो ये विषय नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब एक बड़ी बात कह दी कि हमारे बीच में कुछ मतभेद हैं,
लेकिन हम उन मतभेदों को भुलाकर इस देश के लिए, इस संविधान के लिए सब एक हैं। और ये जो समावेशी संगठन बना है, जिसमें युवाओं की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, उन सभी अल्पसंख्यकों की आवाज़। आपको दिल्ली की गद्दी पे बैठना है तो आप इनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हो। उस दिन आप मेयर चुनाव के बाद गालियां दे रहे थे, आप ही थे, आप स्वयं जो कह रहे थे कि ये सांप हैं, नाग हैं। या तो बयान वापस लो और या तो कंटिन्यू करो। आपने खुद सांप कहा था। सुनील साजन भले पूछ जाए, मुझे याद है। ब्रजेश जी, ये ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है, सुन लीजिए। तो भैया क्या आप राजभर हो? नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का आप वाला सुनवाऊं अभी मैं, गाली वाला? नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं अपना वाला बताओ, इनका छोड़ो। ब्रजेश जी, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो मैं नहीं हो सकता। जब उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कह दी कि हमारे बीच में जो भी मतभेद हैं उनको भुलाकर हम इस देश के संविधान, इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए सब एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े हो रहे हैं और वो मजबूती से बन अंशु जी, इसीलिए मैं अपने साथी तो प्रवक्ताओं को, दोस्तों को ये कहता हूं कि उतना बोलो कि बाद में कोई ब्रजेश मिश्रा या कोई एंकर आपका बयान लेके आपके सामने न रख दे। ठीक है ब्रजेश जी, देखिए हर समय काल, हर परिस्थिति अलग अलग होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब आपको जरूरत है सपा की तो आप लल्लो चप्पो कर रहे हो। वो आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जो संगठन बना है, जो ये गठबंधन बना है, अब ये तय हो चुका है, पूरे देश के जनमानस में ये बात अच्छे से नीचे तक जा चुकी है कि अब ये गठबंधन पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी ये अली बाबा वाला जो गठबंधन तैयार किया है, अली बाबा की तो टीम 40 की थी, इनकी 42 की है। वो तो अखिलेश यादव का ट्वीट आप पढ़ रहे हो। आजकल तो सपा से ज्यादा कांग्रेस ही सपा वालों की भाषा बोल रही है। कहा था 2 जोड़ने की बात, हम 4 की बात उन्हीं ने कल ट्वीट किया। ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जोड़ दीजिए तो ये 42 हो जाते हैं। ओके, आप सीट शेयरिंग कैसे करेंगे ये बताइए। ब्रजेश जी, देखिए ये बड़ा भावुक मुद्दा है। ठीक है, हम राजनीतिक लोग हैं, नहीं, हम राजनीतिक लोग हैं, लेकिन इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस देश के दलितों, इस देश के पत्रकारों को बचाने, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है। क्या तो देश की आजादी की जब लड़ाई ब्रजेश जी चल रही थी, कांग्रेस सहित, मैं अपनी बात कंप्लीट, कांग्रेस सहित बहुत से राजनीतिक संगठन अलग अलग लड़ाई में शामिल थे। क्या कोई सीट शेयरिंग या कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लड़ रहा था? तो ये जो सीट शेयरिंग है वो भी हो जाएगी, सब आपके सामने आएगा, समय आने दीजिए। एक अखबारों में खबर छपी है, आपने पढ़ी होगी आज जी? अखबारों में एक खबर आई है, आपने पढ़ी है वो? बिल्कुल, देखिए हर पार्टी का आपके पूर्व प्रत्याशी ही इस अलायंस का नहीं विरोध कर रहे हैं। हर राजनीतिक, ये तो सकारात्मक है। आप देखिए कि हमारे प्रत्याशी जो रहे हैं वो कितनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि अभी तो सिर्फ कांग्रेस तैयारी कर रही थी, और जब ये इंडिया लड़ेगा, ये जो नेशनल डीलर ऑफ अडानी हैं, इनके खिलाफ, तो क्या हालत होगी। जब सीट शेयरिंग होगी तब अपने इस बयान पे टिके रहना, क्योंकि तब बड़ी मार होगी। बिल्कुल, देखिए हमने क्या इतना आसान नहीं है सीटें बटना। हम राजनीतिक लोग हैं, लेकिन इस देश के संविधान को, इस देश के लोगों की आवाज को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी जाएगी। लेकिन इन लुटेरों के हाथों में अब देश रहने वाला नहीं है, जिन्होंने 20 लाख करोड़ उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया। मैं और इस देश के 1.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, उस पर बीजेपी सवाल जवाब मैंने आपको पर्याप्त टाइम दिया, शुक्रिया आपका। डिबेट के दूसरे राउंड में आप बाकी समय आपको देंगे। डॉक्टर अनुराग मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी फाइनली कैसे अपना सीट शेयरिंग के फार्मूले पे काम करेगी। पंजाब में आप कांग्रेस से लड़ रहे हो, दिल्ली में आप कांग्रेस से लड़ रहे हो, और आप उत्तर प्रदेश भी लड़ने आ रहे हो। दूसरी बात, जब एक गठबंधन तैयार हो रहा है संविधान को लेकर के, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, तो वहां पर आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, वहां पर कांग्रेस इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, कोई एक दल विशेष इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वहां पर हम सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि वहां पर देश आगे होगा, और देश के सारे लोग जहां जहां भी हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सब लोग एकजुट हो रहे हैं
किस लिए एकजुट हो रहे हैं? क्योंकि हमारे टैक्स के, हमारे मेहनत की, हमारी गाढ़ी कमाई को जिस तरीके से चंद पूंजीपतियों के हाथों में लुटाया जा रहा है। तो आपका अब वो ये हम कहने का बर्दाश्त नहीं तात्पर्य है करेंगे। कि सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इस समय देश बड़ा मुद्दा है और आपको ये जानना चाहिए कि ये देश ऐसा महान देश है कि यहाँ जब भी यहाँ का भारतीय, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता रहा हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश का एक एक नौजवान, किसान, मजदूर, वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, वो देश को तो आप त्याग करने के लिए तैयार हैं? त्याग का तात्पर्य राजनीति में सीट छोड़ना होता है। बिल्कुल त्याग करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी त्याग करेंगे, जहां बहुत जरूरत बढ़िया। इनका नाम त्याग वाली लिस्ट में डाला जाए। हर व्यक्ति त्याग करके ही अगर नहीं जुड़ेगा, कहीं पर Perfect. एक जगह से गिफ्ट जब आप देते, दूसरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट मिल रहा थैंक यू है। अनुराग जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अनुराग जी इस शुक्रिया, समय- हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आसिम वकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेशनल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज। वकार साहब शुक्रिया। आज मैंने आपका स्टेटमेंट देखा, आपने एक वीडियो स्टेटमेंट रिलीज किया है और आप इंडिया एयरलाइंस से बेहद नाराज़ और खफा हैं, जो बयान आपने दिया है। और आपने एक और दावा उसमें किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ आप घर घर जाएंगे। तो सर ये काम तो बीजेपी भी नहीं करने जा रही जो आप करने जा रहे हो, ऐसी क्या नाराजगी इनसे है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये अल्फाज आप गलत बोल गए कि हम इंडिया के खिलाफ हैं। अलायंस सर, अलायंस। देश का एक एक मुसलमान इंडिया के साथ है, लेकिन राहुल जी की जो टीम इंडिया है वो हमारे खिलाफ है। राहुल जी की टीम इंडिया हमारे विरोध में है, हम तो इंडिया के साथ हैं। मर्म समझिए, दर्द समझिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो स्टेट हो चाहे केंद्र हो, सबसे ज्यादा अगर जुल्म का शिकार कोई हुआ है तो हम हुए हैं, यानी मुसलमान हुए हैं। सबसे बड़ी लड़ाई अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं, सबसे ताकत के साथ लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं। और टीम इंडिया से हम गायब हैं, मुसलमान गायब हैं। मैंने उसमें जिक्र किया है, सारी स्टेट जी मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, मुसलमान नहीं, MIM गायब है। इंडिया है नहीं सर, बदरुद्दीन अजमल भी गायब है, पीस पार्टी के अयूब भी गायब है, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, उलमा काउंसिल भी गायब है। मैं नाम ले रहा हूं सर। टीम इंडिया मुसलमानों का वोट तो चाहती है, लेकिन मुसलमान नहीं चाहती है। ये दर्द है, ये तकलीफ है सर। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और टीम इंडिया और राहुल जी हमारी नजर में इस वक्त एक हो गए। जो एनडीए है वही इंडिया है, और जो इंडिया हो गई टीम इंडिया, वही एनडीए हो गया। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब बिहार में जब मीटिंग हुई तो नाराज होकर चले आए। उन्होंने अपनी शर्त रखी, दिल्ली में कांग्रेस को हराकर सत्ता हथियाई, पंजाब में कांग्रेस को हरा के सत्ता हथियाई। उन्होंने अपनी शर्त रखी, कांग्रेस ने सर झुका के उनकी शर्त मानी और आपने उनको। सर आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि राजनीति में 17 साल तक शक्ति अगर आपके पास है सर, तो दिल्ली में आपका सम्मान है। सर, अगर शक्ति नहीं है तो आप मर्म कहिए, दर्द कहिए, इमोशंस की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं होती और आप इमोशनल हो रहे हैं। सर 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 इमोशनल नहीं, ये समझिए मेरी बात को। नीतीश कुमार 17 साल तक बीजेपी के एजेंट रहे, वो भी कांग्रेस के साथ आ गए, कांग्रेस ने लिया। महबूबा मुफ्ती भी बीजेपी की एजेंट रही, उसको भी कांग्रेस ने लिया। उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस बीजेपी के एजेंट रहे, उनको भी आपने लिया। और तकलीफ किससे है साहब? हाँ, ये वाली बात आपकी, सारे तो ये वाली बात इकट्ठा कर लिए, ये वाली बात आपकी ठीक है। नहीं सारे, ये वाला पक्ष मजबूत है। सारे बीजेपी के एजेंट आपके साथ, और तकलीफ आपको मुसलमानों से, हमें नहीं, MIM से। सुनिए सर, नहीं सर, समझिए मेरी बात को। ममता बनर्जी ने विरोध किया कांग्रेस का अपनी शर्तों पर, कांग्रेस झुक गई। आम आदमी पार्टी ने अपनी शर्तों पर विरोध किया, कांग्रेस झुक गई।
लेकिन एमआईएम हो या हम हो, हम लोग तो कोई सर उनके पास ताकत है, उनके पास वोट हैं, आप सांसद ज्यादा हैं इंडिया सर। को हराना चाहते हैं। वो चीफ मिनिस्टर हैं, आप क्या हैं सर? नहीं, आपके पास क्या है? अब यही कड़ा सवाल दिल्ली पूछता है सर। जिस चिराग पासवान को कल तक कोई पूछता नहीं था, आज गले लगाया जा रहा है सर। राजनीति में यथार्थ स्वीकारिए वकार भाई, इमोशंस में मत जाइए। सर जिनको आप चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, उसी टीम में एक आरएलडी है, कहां चीफ मिनिस्टर है? मुझे बताइए। चीफ उद्धव ठाकरे हैं, उनके पास तो पार्टी भी नहीं रही, उनकी तो पार्टी चली गई, वो भी चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनको आप ले रहे हैं। अजीत पवार भाग गए, एनसीपी नहीं है। सर आपको कोई नहीं लेना चाहता तो ये आप स्यापा क्यों फैला रहे हैं जबरदस्ती कि हमको घर के भीतर ले लो, हमें बुला लो? अरे सर, स्वाभिमान भी कोई चीज होती है। आप मना कर दीजिए मायावती की तरह, न तुम्हारे साथ न तुम्हारे साथ। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। ये जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और ये जो यूपीए और ये जो इंडिया की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में सबसे मजबूत फाइटर हम हैं। मुसलमान वोट डिसाइडिंग वोट है। एमआईएम सर, एमआईएम। मुसलमानों को कुर्सी क्यों नहीं देना चाहते? एमआईएम सर। नहीं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं। मैंने आसाम के बदरुद्दीन अजमल साहब की बात की, आप क्यों नहीं ले रहे हैं उनको? उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी की मैंने बात की। कहां है सर? अब तो पीस पार्टी जबरदस्ती। अच्छा, आप एक काम की, अपने बचाव में बोल रहे हैं सर। एक काम नहीं सर, बात समझिएगा। मैं मुहिम चलाऊंगा। नीतीश कुमार की क्या गारंटी है कि जो आदमी इतने साल तक बीजेपी के साथ रहा, पर आपने ये बात कैसे कह दी? मैं राहुल जी से पूछ रहा हूं। और इस बात को कैसे आप मुसलमानों को कन्विंस करिएगा? क्या गारंटी? आप कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी के खिलाफ घर घर जाएंगे? अरे वकार साहब, जरा जाके दिखाना मुस्लिम मोहल्लों में, फिर बताना मुझे। नहीं, आप एक काम कीजिए ना भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया से बड़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया आजकल। जो लोग भारत में रहते हैं वही सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं। चलिए, मैं चलूंगा आपके साथ, कैमरा लेके चलिएगा, मैं घर घर जाऊंगा। मैं देखना चाहूंगा वो दृश्य जब आप राहुल गांधी का घर घर विरोध करेंगे। नहीं, मैं आप जाके दिखाइएगा। जी भाई, आप बोलने तो दीजिए। जी बोलिए। बहुत अच्छा मैसेज अलग जाएगा अगर आप मुझे बोलने देंगे। अरे आप बोल। मैं जाके मुसलमानों से घर पूछूंगा कि अगर बीजेपी के एजेंट नीतीश कुमार टीम इंडिया में आ सकते हैं, बीजेपी के एजेंट उद्धव ठाकरे, जिनके वालिद साहब ने कहा था हमें गर्व है शिव सैनिकों पे मस्जिद गिराई। सर मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन आप ऐसा करो उस दिन हम कैमरे पे फिल्माने को तैयार हैं। देखिए मुसलमान भरा बैठा है, आप जाइए तो। मैं जाऊंगा। हाँ, जाके दिखाइएगा सर। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं चुनौती देता हूं सर, जाके दिखाइएगा सर। आप बताइए कि क्या तकलीफ है आपको मुसलमानों से तकलीफ। मैं अखिलेश जी से मिलूंगा, क्या तकलीफ है आपको? आपको बताना पड़ेगा। सर अब मोहल्लों में जा रहे थे, अब नेताजी के घर जा रहे हो सर? मोहल्लों में जाओ सर, सब भरा बैठा है सर मुसलमान। आप जाओ तो सही। जाऊंगा सर, आप जाओ तो। मैं निकलूंगा सर। अरे आपको नहीं पता मुसलमानों की परेशानी, हमें नहीं पता की तकलीफ आप नहीं समझेंगे। हाँ, आप नहीं समझेंगे। आप सर जाओ तो मोहल्लों में, चुनौती के साथ कह रहा हूं, जाओ तो सर। भरे बैठे सर, आप जाके दिखाओ सर। सर दाढ़ी आपकी नहीं नोची जा रही है, मैंने कहा ना, दाढ़ी आपकी नहीं नोची जा रही है। फ्रिज गोश्त का आपका चेक नहीं हो रहा है, पतीली आपकी चेक नहीं हो रही है, आपकी बच्चियों को बुरखे के लिए नहीं भगाया जा रहा है, आपके लोगों की लिंचिंग नहीं हो रही। इंडिया अलायंस किस लिए बन रहा है सर? आपको जगह नहीं मिली इसलिए आप स्यापा कर रहे हो सर। मैंने जितनी बातें थी कह दी। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गौर कीजिएगा। अमिताभ भूषण मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं, गौर कीजिएगा, जो भारत में आज आपको चलो चुनौती दे रहा हूं। आप डेट बताओ, किस डेट में किस मोहल्ले में जाओगे आप? अपने मोहल्ले से शुरुआत करो आप। मैं अपने मोहल्ले से। मैं बताऊंगा आपको। अपने मोहल्ले से करो सर। मैं बताऊंगा आपको। राइट, अमिताभ भूषण मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। अमिताभ जी, ये इंडिया अलायंस क्या एनडीए को कोई मुकाबला देने की स्थिति में दिख रहा है आपको? देखिए ब्रजेश जी, मुकाबले की जहाँ तक बात है तो माहौल तो एक ज़रूर बना है, पर ज़मीन पर अगर इसके असर को देखेंगे तो इसके लक्षण बता रहे, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो पहली बैठक जब होती है
तो केजरीवाल जी नाराज फूफा होते हैं, दूसरी बैठक होती है तो नीतीश कुमार नाराज फूफा होते हैं। तो ये लक्षण बता रहा है कि असर कितना होगा। और इसका कारण एक ये भी है कि टीम इंडिया जो राहुल जी की टीम इंडिया है या कांग्रेस की टीम इंडिया है, उसके भीतर आप देखेंगे तो जितने दिग्गज हैं उन सारे दिग्गजों में एक बात बहुत कॉमन है कि सब अपने अपने को मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। दूसरे हिस्से में जो लोग जमावड़ा जिनका हुआ है वो सब लोग मोदी नाम केवलम कर रहे हैं, चाहे वो राजभर जी हो, चाहे वो मांझी जी हो, चिराग हो, उनके चाचा हो या शिंदे सेना हो, सब लोग वही कर रहे हैं। तो एक बुनियादी अंतर दोनों के भीतर साफ तौर पर दिखाई देता है। और जो सबसे ज्यादा अविश्वसनीय चेहरे हैं वो दरअसल कांग्रेस की नीयत अच्छी है, कांग्रेस का नेतृत्व अच्छा है, लेकिन दिक्कत यह है कि सारे अविश्वसनीय लोग यहाँ पहुंचे हैं। नीतीश कुमार, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ये लोग क्या गुल खिलाएंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। थोड़ा हौसला तो दिया अब नीतीश कुमार को संयोजक घोषित नहीं हुआ तो पहले चल दिए जी। नहीं, हौसला नहीं ब्रजेश जी, हकीकत यही है कि कोशिश अच्छी है, पर ये जो स्पेशल 26 है इसमें 25 लोग उतने ही बड़े धुरंधर हैं। सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस त्याग करे, कांग्रेस हिमालय पर चली जाए। सर ये सब अपनी अपनी कटार लिए हैं, जिसको जहां मौका मिलेगा सर अभी इकट्ठे हो गए। वीरेंद्र जी भी धन्यवाद। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को मैं सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस ये लोग ये फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड सीट शेयरिंग उत्तर प्रदेश में होगी। क्या आपको लगता है कि आसानी से ये दोनों कर पाएंगे? देखिए, आज तो बात ये कही जा सकती है कि अगर रोज रोज किसी को सताओगे तो सारे पीड़ित एक दिन एकजुट होकर एक इंडिया बना के एक आपके सामने चुनौती बन के खड़े हो गए। ये रोज छापा और रोज हमले, रोज सरकारों पर तोड़ फोड़, ये विपक्ष को इसने एकजुट कर दिया। और ये मजबूरी का एकजुट माने या परिस्थितियों का माने, लेकिन आज इंडिया बन गया और ये कई बार जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होती हैं उसके नाते भी बन गया। इस इंडिया की जो नामक संस्था बनाई गई है, इसका पहला परीक्षण अब आएगा सामने, आपके सामने, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा। इसकी पहली परीक्षा ये बताएगी कि ये गठबंधन, ये जो 26 दलों का गठजोड़ है, इसकी क्या ताकत है और क्या इसके पास रिजल्ट देने की क्षमता है। बात आती है कि सीट शेयरिंग तो देखिए अभी बहुत वक्त लगेगा उसमें, लेकिन हमारे देश में एक चीज़ ये साफ है कि ना किसी को भ्रष्टाचार से परहेज है, ना किसी को परिवारवाद से। बस अपनी सुविधा कहाँ फिट हो रही है उससे मतलब रखना है, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो। आज ये कहा जाता है कि जो लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं वो फला दल में चले गए, जो कम करते हैं या जो हमारे साथ हैं वो सब साफ सुथरे हैं। लेकिन इस देश में क्या यह कोई मुद्दा है? इस देश में मुद्दा एक है, वो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। अब ये बात जरूर है कि असीम बकार साहब कह रहे थे कि मुसलमान को सम्मान नहीं है, ये इंडिया में भी कोई मतलब की बात नहीं है। इनके नेता दक्षिण भारत से आते हैं, वो मोदी को मोदी बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कितना वोट ले लेंगे आकर। उनकी भाषा में आधा जो है अंतर आ जाता है, और सब लोकसभा पे कितना चुनाव लड़ाएंगी एमआईएम पार्टी। मुसलमान की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो थी कि उत्तर प्रदेश में वो इस बार कांग्रेस के साथ जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ। अब इस इंडिया ने एक चीज़ ये साफ कर दिया कि कांग्रेस, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ये तीनों एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीट जो आएगी वो अलग बात है। तो ऐसे में जो मुसलमान वोटों का बिखराव था, भटकाव था, उस पर एक बड़ी लगाम इस नाम के वजह से आज आ गई है। ये बहुत साफ है। और यूपी के गठबंधन की बात भी साफ है। देखिए, एनडीए के पास आज बहुत मजबूत समीकरण उत्तर प्रदेश में बना, जिसमें राजभर के आने के बाद से और दारा सिंह चौहान की वापसी वो बीजेपी को बड़ी ताकत देती है। और अनुप्रिया पटेल और उनके साथ निषाद पार्टी पहले से जातीय आधार पर बीजेपी हावी थी,
लेकिन जो मुस्लिम वोट बढ़ता उसको इंडिया नामक संस्था ने अब रोक दिया, उससे विपक्ष की ताकत बढ़ेगी। ये तो कह रहे हैं घर घर जाएंगे और पूरा स्यापा फैलाए हैं। भाई हमने कहा इनके नेता की भाषा लोग समझते नहीं हैं। वो मोदी को मोदी कहते हैं, लखनऊ में यूपी में कौन इनको कहते, इनको तो लोग वोट कटवा कहते हैं कि एमआई है वोट काट देगी। बिहार में देखिए इनके 5 विधायक जीते थे। अच्छा तो सबको बुलाए हैं तो इनको भी ले लेते, इनमें क्या कमी भाई, इनको भी साथ ले लो। क्या ये तो बात सही है कि आना चाहिए था वैसी साहब के। हाँ ले ले भैया। अब वो हो सकता है कि आगे कहीं आए, लेकिन ब्रजेश जी 10 साल हो गया बीजेपी की सरकार को केंद्र में, 10वां साल है। मोदी और योगी की एक जोड़ी जिसका एक करिश्मा था, जिस पर अंधा विश्वास करके लोग धुआंधार वोट देते थे, उस तरह का माहौल अगर होता तो इतने छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाने की जरूरत ना पड़ती। जी बीजेपी कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है ऐसा लगता है। कर्नाटक के चुनाव ने इस देश में चुनाव की दिशा बदली और बीजेपी को यह महसूस हुआ कि छोटे दलों को, अपने घटक दलों को और तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस का मनोबल उसने बढ़ाया और विपक्ष की ताकत उसने बढ़ाई। अब उसमें मायावती ने आज दोहरा दिया कि भाई हम अभी अकेले हैं, अकेले लड़ेंगे। बस यही एक चीज बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। जी देखिए, जब इस देश में चुनाव होते हैं तो बहुत सारे गठबंधन बनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जो तय करेगा कि इस देश में किसकी सरकार बनेगी। तो आज बहुत सारे लोगों को, जो लोग इन दोनों में से किसी गठबंधन में नहीं शामिल है ब्रजेश जी, वो निराश ना हो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि घूरे के भी दिन बदलते हैं, अपना कर्म करते रहो। जैसे टमाटर का दिन बदल गया, हो सकता है किसी दिन ओवैसी की पार्टी का भी दिन बदल जाए, तो उनका भी वक्त आ सकता है, जरूर आएगा। कल तक जो लोग ठूठे पेड़ की तरह थे, आज उनमें हरियाली दिख रही है। आज खाद पानी का इंतजाम दिख रहा है, नई शाखाएं फूट रही हैं, नए अंकुर आ रहे हैं जी। तो ये सब जो पंछियों का मन डोल रहा है, ये सब नई नई चीजें चुनाव में होती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी रिजल्ट तय करेगा, अभी तो बहुत सारी सीटों का बंटवारा होना बाकी है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन लड़ाई कड़ाई कड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सुनिएगा कि शाम आई तो भरम सारे किताबी निकले और गांव के लोग तो सूरज के पुजारी निकले, और होठ भी खेतों से उनसे तो भिगोए न गए। बादल के घड़े बरसात में खाली निकले, और याद है उनकी कि तन्हाई में जंगल का सफ़र, या कि खंडहर में कोई कब्र पुरानी निकले। और शाम का बूढ़ा चला चांद की ओर कंदील लेकर, और रात के दामन में कोई कहानी निकले। वक्त सर देने का आया तो रहा मैं तन्हा, यार तुम तो बस बातों के खिलाड़ी निकले। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से फीडबैक और इनपुट देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बातों के बाद कुछ ज़रूर सांत्वना आसिम वकार को मिली होगी। मनीष शुक्ला, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, जो विपक्ष के नेताओं से मैंने बात की, प्रवक्ताओं से बात की, अभी जो निकल कर बोलूँ आप, ये आ रहा है कि एंटी बीजेपी जितना भी वोट है, इनको कंसोलिडेट करने की पूरी प्लानिंग है, और आपके पास इसको कैसे तोड़ा जाए अभी कोई फार्मूला नहीं है। ब्रजेश जी, अगर उत्तर प्रदेश की केवल बात करें तो यहाँ से कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 0 सीटें मिलने जा रही हैं। यद्यप मैं कुछ और बातें कहना चाहूंगा कि देखिए, हर युग में मुखौटा लगाकर ठगने के लिए लोग आते हैं। त्रेता युग में स्वयं भगवान हनुमान को ठगने के लिए काल ने भी आया था, जो राम राम करता था। अंग्रेज आए तो क्या लेकर आए? ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए, वो भी इंडिया लगा कर आए थे। और 1947 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी लेफ्ट हो गई तो लेफ्टिस्ट एकत्रित होके एक उन्होंने एक गठबंधन बनाया, I.N.D.I.A। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को 0 सीटें मिली। क्यों मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से अहंकार में है समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव जी का बयान याद है ना, ब्रजेश जी भी 3-4 दिन पहले कह रहे थे, वो निषाद, वो राजभर, ये तुच्छ लोग हैं, छोटे लोग हैं। राजभर या निषाद को तुच्छ और छोटे कहकर आप अपमान नहीं कर सकते पूरे समाज का। अपमान करेंगे तो सीटें 0 आएंगी।
और योगी आदित्यनाथ जी और डबल इंजन की सर सरकार ओम ने जो प्रकाश काम किया राजभर है, तो गाली गलौज की सारी सीमाएं पार कर गए थे, बिल्कुल देखिए, जिनका बिल्कुल जिक्र नहीं बहुत कर अच्छा सकते। सवाल। माँ बहन मैं की चाह रहा गाली था थी। इस सवाल पे मैं आना चाह रहा था, मैं स्वयं आता, क्योंकि अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे थे सापनाथ और नागनाथ। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो भी कहा हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता या किसी नेता ने उनके समाज पर कभी भी उचित टिप्पणी नहीं की, न ही इस स्तर पे हम लोग गए थे। जब हम लोग गए नहीं थे तो हम लोग बड़े मन से उसको अपने साथ लगा रहे हैं, क्योंकि भारत के भविष्य का सवाल है। और एज ए प्रवक्ता मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी से लेकर राहुल गांधी तक कभी भी क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने राजभर को माफ कर दिया? नहीं, हम माफ करने वाले कौन है? हमारे साथ वो है और हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, और हमने नहीं कभी, हमारी पार्टी ने और उनके आपने समाज कभी पे बुरा नहीं उचित माना? टिप्पणी नहीं की। कभी बुरा नहीं हमने माना? कभी मैंने कभी, हमारी पार्टी ने कभी उनके समाज को नहीं किया। शिवपाल यादव ने कहा कि ये राजभर वो छोटा आदमी है, तुच्छ आदमी है। कहा परसों, कहा कि ये निषाद छोटा आदमी है, तुच्छ आदमी है। ये समाज को गाली देने की परंपरा क्यों ला रहे हैं? ठीक है, कोई व्यक्ति, ये राजनीतिक क्षेत्र है, गठबंधन बनेंगे, बिगड़ेंगे, लोग इस दल में जाएंगे आएंगे, लेकिन समाज को मत लांछित करिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 2 बातें कह के मैं बात को समाप्त करूंगा। आम आदमी पार्टी ये जैसे ही संसद सत्र समाप्त होगा, इस गठबंधन को छोड़कर भागेगी, देख लीजिएगा। और 4 राज्यों के चुनाव के बाद तमाम लोग इसलिए छोड़ेंगे जी कि अभी ये लोग मध्य प्रदेश में अपनी सीट मांगेंगे। ये सुनील यादव की जो पार्टी है मध्य प्रदेश में कहेगी हमको लड़ाओ। तो अभी देखिएगा ये 4 राज्यों। धन्यवाद मनीष शुक्ला जी, धन्यवाद। मेरे साथ सुनील साजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये मनीष जी क्या तो कह रहे थे कि आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं? नहीं, मैं मनीष जी की बात पे केवल एक जवाब दूंगा। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि समय समय पर लोग मखौटा लगा करके जनता के बीच आते हैं। कभी रावण भी आया था सीता को हरने के लिए, अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, फिर 2014 में कौन आया, किसने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, देश तरक्की कर जाएगा, रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार के लड़ाई। ये मखौटे किसके थे? मखौटे तो देश जान चुका है। और जहां तक सवाल अपमान का है, तो माननीय शिवपाल यादव जी ने राजभर समाज का अपमान नहीं किया है, मनीष जी लड़ाई लड़ रहे हैं। मनीष जी प्लीज, आपसे कह रहे हैं आरक्षण दो, आपसे कह रहे हैं नौकरी दो। हाँ ठीक है, आपने कह दिया बात। मनीष जी वन बाय वन प्लीज। और दूसरी बात, 1 by 1 आपने अपनी बात कह ली ना, अब इनको कंप्लीट करना। बोलिए सुनील जी। अरे ब्रिजेश जी, मेरे खिलाफ तो 4 लोग को आपने बैठाया। हाँ, तो आपको सबको बराबर टाइम मिल रहा है। नहीं, बराबर कहाँ मिल रहा है? नहीं, सबको बराबर टाइम है। ऐसा बीच में इंटरव्यू न करें प्लीज। उनको भी बोलिए भाई। 8 लोगों में 3 पत्रकार बड़े भाई, आपके पक्ष में आसिम वकार भी बोले हैं, आपके लिए वो अमिताभ भूषण भी बोल रहे हैं, इनको कहाँ गिनूं मैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं आपके। ओके, सुनील साजन बोलिए। सुनील साजन बोलिए। आप 26 लोग को बड़े भाई, अरे तो आप 39 लोग को लेके आओ ना, मुझे बैठाने में इतराज नहीं है। आप 39 लेके आओ। बोलिए सुनील साजन। आप बैठाइए ना, आप 39 लेके आओ, मुझे बैठाने में कोई इतराज नहीं। अभी सुनील साजन बोलेंगे, बोलिए आप। लेकिन मुझे जवाब देने का सुनील जी बोलिए। अन्याय होता है। ब्रजेश जी, ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट बता रही है। जवाब देना चाहिए। बोलिए समाज को गाली क्यों तपा दे रही है? अच्छा, जहां तक सवाल वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, अमिताभ जी का, हाँ मनीष जी रुक जाओ, सुन लो सबका। गठबंधन है, उसमें अविश्वसनीय लोग बहुत हैं और बीजेपी के साथ विश्वसनीय लोग हैं। राजभर कौन है, पासवान कौन है? क्यों जब आप गठबंधन कर रहे थे राजभर से, तब आपको नहीं पता था? तब तो बड़े अच्छे लग रहे थे, आज बड़े बुरे लग रहे हैं राजभर। जो वसीम अकार साहब ने कहा, वसीम अकार साहब बड़े भाई हैं, वो उनकी कुछ बातों से हमें आपत्ति है। एक तो उन्होंने कहा कि मुसलमान नहीं है इंडिया में। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके बगैर ये गठबंधन अधूरा नहीं है, लेकिन मुसलमान के बगैर इंडिया अधूरा है। तो सर इनको क्यों नहीं ले रहे हो साथ में? और एक चीज और, इनमें क्या कमी है? इनकी बात जेन्युइन है, आप इनको साथ क्यों नहीं लेते हो? नहीं, कोई कमी नहीं है। देखिए, उन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही ब्रजेश जी कि बीजेपी की ये एजेंट रहे, बीजेपी की ये एजेंट रहे, बीजेपी के फलाने एजेंट रहे। तो कम से कम आज उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो क्या हैं।
क्या है वो? लेकिन नहीं मुझे क्या याद है वो? मैं बड़े भाई से कहूंगा इस बात एक को। सेकंड नहीं, क्या है उन्होंने वो? खुद स्वीकार कर लिया, जब उनको ले सकते हो, इनको ले सकते हो, इनको ले सकते हो, तो हमें क्यों नहीं? मतलब वो एजेंट हैं, आप ये कह रहे हो ना? नहीं, आपने कहा, इनडायरेक्टली कहा। हम तो माफी के साथ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ना आपने अच्छा, बोला। मैं केवल एक बात आप क्यों पीछे हट रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं, नहीं भाई, उन्होंने कहा कि ये एजेंट थे, ये एजेंट थे, ये एजेंट थे, इनको ले लिया, हम में क्या कमी है, यही बात तो कह रहे थे। ठीक है, अब सेकंड राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव। अंशु अवस्थी, बात मैं कह रहा हूं। धन्यवाद। मैं आज थोड़ा सहयोग करिए, आज वक्त कम है थोड़ा, प्लीज 2 सेकंड में प्लीज। सुनील जी, अंशु ये तो बता रहे हैं कि आपके खिलाफ घर घर जाएंगे, आसिम वकार कह रहे हैं, और आपके नेता के खिलाफ घर घर। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, हम तो ये सोचते थे कि जो 9 साल से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है उसके खिलाफ ही घर घर जाएंगे, लेकिन ये उस गठबंधन के खिलाफ घर घर जाने की बात कर रहे हैं जो लगातार इस देश की एकता अखंडता के लिए लड़ाई लड़ता रहा, इस नौजवान देश में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है उनके सवाल करता रहा, और यहाँ तक कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, किसी भी राजनीतिक दल, 95% राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हुई जो विपक्ष में। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, और दूसरा, 4000 किलोमीटर की राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको लेने में कोई बुराई है? अब अगर ये विपक्ष से लड़ रहे हैं, मोदी जी सत्ता में बैठकर विपक्ष से लड़ रहे हैं जी, ये विपक्ष में बैठकर थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, आज टाइम का अभाव है। धन्यवाद। किया जा सकता है, जनता समझ रही सारी बात। अनुराग मिश्रा, ये मनीष शुक्ला दावा कर रहे हैं कि जैसे ही आपका काम बन जाएगा सबसे पहले पोलो आप लोगे। देखिए, ऐसा है कि मनीष शुक्ला जी के पास मोदी वॉशिंग पाउडर है, जिससे ये जितने लोगों को हैं उनको तो धुल करके अपने साथ ले रहे हैं। इसलिए जितनी भी गालियां इनको मिली हैं, ये तो जो गालियां देने वाले होते हैं, जो चोर होते हैं, जो बेईमान होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो सब इनके यहाँ फिट बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि ऐसे लोग आ जाएं तो बेहतर है। तो नहीं, आप रहोगे, गारंटी है? मनीष जी बस आ रहा हूँ, रुक जाओ। ये अपनी गारंटी है, रुकोगे? हम 140 करोड़ जो यहाँ के लोग हैं, उनके शिक्षा की बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए, इस देश के एक लाइन का स्टेटमेंट है, कह दो हाँ रहेंगे, बात खत्म हो जाए। बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? इनके पेट में दर्द हो रहा है, आज ये इंडिया नाम नहीं ले पा रहे हैं, जिस इंडिया को लेकर के स्किल इंडिया, वोट फॉर इंडिया। धन्यवाद। थोड़ा सा सेकंड राउंड में वक्त का अभाव है, आज सहयोग कर दीजिए, फिर किसी दिन अतिरिक्त समय दूंगा। ओके, अमिताभ भूषण जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि ये अपॉर्चुनिस्ट हैं जो इकट्ठा हैं, ये कह रहे हैं? अब मैंने उसमें यह कहा कि अपॉर्चुनिस्ट दोनों तरफ हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिस्ट में आप डिग्री देखेंगे तो जो शरद पवार की डिग्री है, एक तरफ कह रहे हैं पार्टी टूट रही है, दूसरे तरफ भतीजा चाचा मिल रहे हैं रोज, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो उस तरीके का राजभर वो बनने में राजभर को भी वक्त लगेगा, या किसी मांझी जी को केजरीवाल की तरह रोज सुबह कांग्रेस को गाली देना है, शाम में गठबंधन करेंगे, गुजरात जाके कांग्रेस का वोट लेंगे, उसको बर्बाद करेंगे, फिर कहेंगे कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, फिर कहेंगे नहीं कांग्रेस के बस का कुछ है नहीं। तो वो बनने में भी किसी मांझी जी को, किसी राजभर जी को वक्त लग जाएगा। वहां सब जो है इस मामले में, अवसरवादिता के मामले में या अविश्वसनीयता के मामले में पीएचडी होल्डर हैं, यहां भी इंटर्नशिप वाले हैं। ओके, आसिम वकार साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने कहा आपको इसलिए नहीं ले रहे हैं, मतलब सुनील साजन ऐसा नॉर्मली कमेंट करते नहीं जो आज किया इन्होंने, हालांकि मैंने टोका था। देखिए, नहीं मैं सुन नहीं पाया, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस। वो ये कहना चाह रहे थे कि आज आपकी बातों से इनको प्रतीत हो गया कि बीजेपी का एजेंट कौन है। ब्रजेश जी प्लीज, नो जब नहीं, अंशु जी आप नहीं बोलेंगे बीच में, प्लीज सहयोग करें और उनको बोलने दें। बोलिए भाई वकार साहब। देखिए बताएं आपसे, अगर टीम इंडिया विपक्ष ने रख लिया तो बीजेपी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, और लेकिन जब मोदी जी मेक इन इंडिया का शेयर लेकर आए और बताया कि मेक इन इंडिया, तब ईस्ट इंडिया नहीं हुआ इनकी नजर में। ये जवाब ही नहीं दे पा रहे विपक्ष वाले इनको। अगर तो दूसरा राउंड आते सर आपका तो मेक इन इंडिया क्या था? अंदाज कुछ दूसरी बात, आप मुसलमानों को सौतेला बच्चा समझते हैं भारत का। ये कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, ये सपा के लिए कह रहा हूं, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको हमारा वोट चाहिए लेकिन हमारा चेहरा नहीं चाहिए।
ये मुसलमानों की राजनीतिक हत्या करके सत्ता में आना चाहते हैं। आपको बगल में बिठा नहीं ले चाहते तो हैं सब कि ठीक आसिम है, वकार जैसा और कोई आपको गरीब न घर बिठाएं का- तो मुसलमानों की नहीं, ये राजनीतिक नहीं हत्या। चाहते हैं कि सुनिए सर, नहीं, ये नहीं चाहते हैं कि आसिम वकार जैसे किसी गरीब घर का आदमी सियासत में उभर कर आगे आए, इनके बराबर बैठे। अरे तो आइए आप हमारे राजनीतिक दल में आइए, आप क्यों लो ओवैसी के ऑनलाइन साथ खड़े? प्रपोजल लो, अभी लो, आप कांग्रेस में अभी आइए, ले लो आपका तत्काल। स्वागत है। अब आप ओवैसी जी के ला साथ जाओ, खड़े कह रहे हैं, होते बुला रहे हैं। जिनके बारे में बीजेपी सुनील के साजन लोग की कहते हैं चिट्ठी कि भी सुना ओवैसी लिखे थे जी जब आपको। आते हैं बीजेपी को धन्यवाद। ढीके दिए जलाते ऑलराइट, हैं। समय का अभाव है, प्लीज आप आइए ना, स्वागत एक है सेकंड। आपका। वकार साहब 10 भाई, सेकंड है आपके मैंने पास। अभी आपसे सवाल, अंशु अवस्थी जी, आप इतने अच्छे पार्टी में नेता हैं, अकल लगाइए। नीतीश कुमार 17 साल बीजेपी के साथ रहे, वो आपके लिए अच्छे हैं। उद्धव ठाकरे अपने बाप के जमाने से बीजेपी के साथ रहे, कहे तो वो भी रहे कि आपके आ लिए जाओ, अच्छे कैसे हैं। कहें? महबूबा मुफ्ती भी चली गई बीजेपी के साथ, और जो बीजेपी के साथ नहीं गया उसको आप एजेंट कह रहे हैं। क्या अकल है आपकी? नहीं आ सकता। धन्यवाद, क्या धन्यवाद। जमाने में ओके, दिखा रहे मनीष हैं शुक्ला बोलेंगे। मनीष जी 20 सेकंड, आप रिप्लाई कर रहे थे, बोलिए मनीष जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि चुनाव तो रिपोर्ट कार्ड पर होगा, क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं। लेकिन ये बात सत्य जान लीजिए, और अगर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सुन रहे, जान लें कि हमारे वॉशिंग पाउडर पे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया नहीं धुलने वाले हैं। जिन लोगों को, विधायकों और सांसदों के परिवार के लोगों को 1.5, 2, 3 लाख रुपया दिया जा रहा है। ये आप भी आज बात करने लगे शराफत की और भ्रष्टाचार विरोध की, और पूरा देश केजरीवाल जी को जानता है, समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपना अपना समय आज की परिचर्चा के लिए दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।